किसी भी फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद क्या इम्प्लांट को रिमूव करना चाहिए, यानी कि जो आपकी बॉडी में प्लेट है या रॉड है उसको रिमूव करना चाहिए? इज इट नेसेसरी? इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूं फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और पिछले 20 सालों में हम करीबन 3700 पेशेंट्स के हिप एंड नी की सर्जरी करके उनको उनकी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने में मदद कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या आपका इम्प्लांट रिमूवल या हार्डवेयर रिमूवल या जो भी प्लेट या रॉड आपकी बॉडी में है उसको निकालना जरूरी है क्या? इज इट मैंडेटरी? लेट्स नो मोर अबाउट इट। तो इम्प्लांट निकालने के कुछ कॉमन कारण होते हैं और मैं आपको 5 कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से हम इम्प्लांट को निकालते हैं। नंबर 1 रीजन होता है इफ इम्प्लांट इज पेनफुल एंड प्रोमिनेंट। क्या मतलब है इसका? दिस इज द बोन ऑफ द लेग, राइट? हम जब रॉड डालते हैं, अगर यहाँ फ्रैक्चर है तो रॉड यहाँ से एंटर होती है और ये नीचे तक जाती है। हम यहाँ पर भी स्क्रूज डालते हैं, यहाँ पर भी स्क्रूज डालते हैं और इस इम्प्लांट को बोलते हैं इंटरलॉकिंग नेल। तो अगर आपको वो रॉड यहाँ से बड़ी है थोड़ी सी और प्रोमिनेंट है, आपको चुभ रही है आपके नी के फ्रंट में, तो उसको निकालना चाहिए कब? जब फ्रैक्चर जुड़ जाए। अगर फ्रैक्चर जुड़ा नहीं है तो नहीं निकाल सकते उसको। वी विल वेट टिल द फ्रैक्चर यूनाइट्स, ठीक है? ऐसे ही नीचे भी स्क्रूज होते हैं 2 इंटरलॉक करने के लिए। कभी कभी वो स्क्रूज भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो लेग की बोन है इसके ऊपर सिर्फ स्किन होती है, इनर साइड पे कोई मसल नहीं होती है। सो द स्क्रू इज राइट अंडर द स्किन। अगर वहां पर है तो कभी कभी इंपिंच करता है, पेशेंट्स को बॉदर करता है। अगर सिर्फ स्क्रू इंपिंच कर रहा है तो हम कई बार सिर्फ स्क्रूज को निकाल देते हैं। अगर पूरा इंप्लांट इंपिंच कर रहा है तो फ्रैक्चर जुड़ जाने के बाद हम पूरा इंप्लांट निकाल देते हैं। दूसरा कारण क्या होता है इंप्लांट निकालने का? कि आपका जो इंप्लांट है दैट हैज बिकम इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड से क्या है कि सर्जरी हुई और आपके इम्प्लांट वाली एंट्री की जगह पे या जहां पर भी कट लिया वहां पर से पस आ रही है या वहां से डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्ट हो गया इम्प्लांट। एंड इम्प्लांट इज अ फॉरेन बॉडी। कोई भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में उस पर बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर लेता है, बैक्टीरिया अपना घर बना लेता है। जब हम बॉडी में एंटीबायोटिक डालते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो वो कैसे पहुंचता है हमारे बॉडी में? इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और ब्लड के जरिए वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इंप्लांट क्या? इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो ब्लड फ्लो होगा नहीं ना। अगर ब्लड फ्लो नहीं है तो वहां पे एंटीबायोटिक पहुंचेगा कैसे? तो बैक्टीरिया को वहां रहने की जगह मिल जाती है, बैक्टीरिया कॉलोनाइजेस इन दैट एरिया। देन जब तक उस इंप्लांट को हम निकालेंगे नहीं, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा। अगर फ्रैक्चर हीलिंग फेज में है तो हम फ्रैक्चर को कभी कभी यूनाइट होने देते हैं और उसके बाद इंप्लांट को निकालते हैं। बट अगर इन्फेक्शन फ्रैक्चर के एरिया में हो गया है देन डेफिनेटली दैट इंप्लांट हैज टू कम आउट बिकॉज इन्फेक्शन ही फ्रैक्चर को हील नहीं होने देगा। देन वी टेक आउट द इंप्लांट, ट्रीट द इन्फेक्शन एंड देन पुट इन द डेफिनेटिव इंप्लांट। और तीसरा कॉमन कारण होता है इंप्लांट को निकालने का, दैट इंप्लांट इज इनसाइड द जॉइंट। ये टिपिकली कहाँ होता है? जैसे हिप जॉइंट के अराउंड सर्जरी हुई है आपकी, एसिटाबुलम फ्रैक्चर की सर्जरी हुई है, वहां पर प्लेट लगी और कोई स्क्रू आपके जॉइंट के अंदर है, तो तब तो हम ये देखते हैं कि उस इंप्लांट को निकालो, नहीं निकालेंगे तो जॉइंट को डैमेज कर देगा। तो अगर फ्रैक्चर जुड़ भी गया इंप्लांट की वजह से हमारा जॉइंट खराब हो जाएगा, देन जॉइंट विल स्टार्ट हर्टिंग। टिपिकली एसिटाबुलम फ्रैक्चर में अगर स्क्रूज अंदर चले जाए वेट बेरिंग एरिया के अंदर तो हमारे को उस स्क्रू को निकालना पड़ता है। सो व्हाट डू वी डू फॉर दैट? वी डू अ स्पेशल काइंड ऑफ सीटी स्कैन जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्क्रू कौन सा स्क्रू है जो कि जॉइंट के अंदर है। और अगर 1, 2 या 3 स्क्रूज अंदर हैं और बाकी स्क्रूज बाहर हैं तो हम पर्टिकुलरली उन 2-3 स्क्रूज को ही निकालते हैं जिससे कि जॉइंट भी सैल्वेज हो जाए और फ्रैक्चर को सपोर्ट भी मिलता रहे। ये कब होता है? जब हमें अर्ली फेज में करना पड़ता है, बिकॉज अगर जॉइंट के अंदर इंप्लांट है ना तो बहुत जल्दी पता लग जाता है, वो पेशेंट को हर्ट करता है चलने में और कुछ मूवमेंट्स करने में, एंड वी हैव टू रिमूव इट अर्लियर। देन आवर इंटेंशन इज टू रिमूव ओनली दैट पार्ट विच इज हर्टिंग द पेशेंट। रीजन नंबर 4, that the implant is broken when the fracture is healing and if the implant is of inferior quality, मतलब कोई लोकल इंप्लांट यूज हो गया, अच्छी क्वालिटी का इंप्लांट नहीं है, इम्प्योर मेटल का इंप्लांट है। सो जनरली इंप्लांट जो होते हैं वो या तो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं या टाइटेनियम के बने होते हैं। मोस्टली हम आजकल टाइटेनियम इंप्लांट्स यूज करते हैं या बहुत ही हाई ग्रेड का स्टील यूज करते हैं। सो अगर इंप्लांट किसी लोकल मटेरियल का बना है यानी कि इम्प्योर स्टील का बना है, उसमें इंप्योरिटीज हैं, या किसी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की टेस्टिंग नहीं हुई है, दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट ऑन यूएस एफडीए अप्रूव्ड इंप्लांट। हालांकि वो भी ब्रेक हो सकते हैं बट उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग व्हेन इनसाइड द बॉडी इज लेस एज कंपेयर टू लोकल इंप्लांट व्हिच कैन टिपिकली ब्रेक जहां पर हम स्क्रू डालते हैं रॉड में, बिकॉज दैट इज अ वीक एरिया, वहां से टूट सकता है, या जहां पे फ्रैक्चर है वहां पर बहुत लोडिंग होती है उस एरिया से टूट सकता है। सो इफ द इंप्लांट इज ब्रोकन देन आल्सो वी रिमूव द इंप्लांट एंड एड्रेस द फ्रैक्चर बाय अ डिफरेंट मेथड ऑफ फिक्सेशन। इंप्योर इंप्लांट्स के और भी कुछ नुकसान होते हैं एंड यू कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर इंप्योर मेटल का इंप्लांट है तो उसका और क्या डिसएडवांटेज है। दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 5 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो, पेशेंट्स ओन विल। सो देयर आर फ्यू पेशेंट हु कम टू अस कि सर फ्रैक्चर जुड़ गया, मुझे कोई इंपिंजमेंट नहीं है, कोई पेन नहीं है, लेकिन निकालो इसको क्योंकि फॉरेन बॉडी मेरी अंदर पड़ी हुई है। सो तब भी हम पेशेंट का इंप्लांट रिमूव करते हैं विच इज ओके, एब्सोल्युटली ओके, एक्सेप्ट, सो आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ
कि जब हम इम्प्लांट को पेशेंट की विल पे भी रिमूव नहीं करते, व्हेन द इम्प्लांट हैज बीन डन एट ए एरिया विच इज क्लोज टू द न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, जहां पे ब्लड वेसल्स बहुत पास हैं, हमारी नर्व्स बहुत पास हैं, जहां हमें लगता है कि सर्जरी के अंदर अगर मैं इम्प्लांट को निकालने जाऊंगा आई मे डैमेज वन ऑफ द टू, दैट इज नॉट वर्थ इट। कि हमें इम्प्लांट निकालते हुए कोई नर्व या वेसल डैमेज हो गई, इफ इट इज वेरी वेरी क्लोज टू अ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इफ इट इज नॉट बॉदरिंग द पेशेंट, तब भी हम इम्प्लांट रिमूव नहीं करते। दिस इज वन इंडिकेशन ऑफ नॉट रिमूविंग इन स्पाइट ऑफ पेशेंट्स विल। सो जनरली जो मेटेलिक इम्प्लांट्स होते हैं वो कभी बॉडी से रिजॉल्व नहीं होते हैं, वो बॉडी के अंदर ही रहेंगे, इतना वो नहीं होता केमिकल रिएक्शन की इम्प्लांट रिजॉल्व हो जाए। मेटेलिक इम्प्लांट, देयर आर सम बायो अब्सॉर्बेबल इम्प्लांट्स जो कि हम यूजुअली लिगामेंट रिपेयर्स के अंदर यूज करते हैं, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, इनको हम बायो स्क्रू बोलते हैं। तो वो कुछ समय के बाद बोन का पार्ट बन जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, उनको निकालना नहीं पड़ता। बट जनरली फ्रैक्चर सिनेरियो के अंदर मेटेलिक इम्प्लांट्स यूज होते हैं विच आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और मेड अप ऑफ टाइटेनियम। सो एक सिचुएशन होती है जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। कुछ इम्प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस शील्डिंग करते हैं। स्ट्रेस शील्डिंग का क्या मतलब होता है? सो ये हमारी थाई की बोन है, राइट, फीमर, ये मेरा इम्प्लांट है, हिप रिप्लेसमेंट। सो जनरली ये जो इम्प्लांट है, ये ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा है, ये लोड करता है मेरी फीमर को। जहां पर लोडिंग होती है वहां पे बोन ग्रो करती है, जहां पे लोडिंग नहीं होती है वहां पे बोन रिजॉर्व होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर। अगर मेरा ये इम्प्लांट लंबा है और ये नीचे के पार्ट में लोड कर रहा है, ग्रिप ले रहा है, तो इम्प्लांट तो स्टेबल हो जाएगा। बट अगर ये ऊपर के हिस्से में लूज है तो ऊपर के हिस्से में स्ट्रेस शील्डिंग हो जाएगी, यानी कि ये ऊपर की बोन धीरे 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 करके कमजोर होती जाएगी और डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस शील्डिंग। ये टिपिकली रिवीजन सिनेरियोज में होता है और उन केसेस के अंदर हम फिर स्पेशल तरह के इम्प्लांट यूज करते हैं ताकि प्रॉक्सिमल वाली, ऊपर वाली हड्डी पे भी लोडिंग हो और वहां पर भी बोन बने। सो स्ट्रेस शील्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से कभी कभी हमें इम्प्लांट निकालना पड़ता है। सो इम्प्योर मेटल के बारे में जो मैं आपको बताने वाला था वो पॉइंट ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्प्योर मेटल का या लोकल इम्प्लांट विच इज नॉट FDA अप्रूव्ड, अगर वो डला है, जिसकी क्वालिटी के बारे में आपको नहीं पता, जिसकी मेटलर्जी के बारे में हमें नहीं पता, तो आपके उस पार्ट का MRI भी नहीं हो सकता। बिकॉज अगर उस मेटल के अंदर कुछ ऐसे इंप्योरिटीज हैं जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो जब आप MRI करने जाओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से दैट इम्प्लांट कैन हीट अप। इट इज जनरली नॉट कंसिडर्ड सेफ इफ ए इम्प्लांट विद impurities have been used for a fracture fixation. So that is one reason why you should always insist on getting a good quality US FDA approved implant. And that's your right to know that what kind of implant has been used for you. And what if you have an implant inside your body, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप विलिंग भी नहीं हो निकालने के लिए, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं सारी जिंदगी इसको रख सकता हूँ? सो टेक्निकली यस, आप रख सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको इम्प्लांट निकालना ही निकालना है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप समझो कि फिएट कार जो आज से 25 साल पहले वाज लाइक टॉप ऑफ द लाइन, अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो यू हैड सर्विस स्टेशंस आल्सो। अगर आज आपके पास फिएट कार है, पुराना मॉडल, तो विंटेज कार है, अब आपकी कार का ब्रेकडाउन होगा ना अगर, तो उसको ठीक करने के लिए आपको टूल्स नहीं मिलेंगे। सेम थिंग अप्लाइज टू द इम्प्लांट्स ऑल्सो। कैसे? समझो आपका 20 साल पहले सर्जरी हुआ है और आपको ऐसा इम्प्लांट लगाया गया जो उस समय तो टॉप ऑफ द लाइन था, पर आज की डेट में वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। वी फेस दिस। जब कभी कभी पेशेंट हमारे पास 20-25 साल बाद ऐसे मन करता है कि इम्प्लांट निकलवाते हैं, तो हमारे को इम्प्लांट को निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होते, एंड देन वी हैव टू रिजॉर्ट टू स्पेशल टेक्निक्स टू टेक दैट इम्प्लांट आउट। और कभी कभी इम्प्लांट निकलता भी नहीं है। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आपके बॉडी में इम्प्लांट है एंड इफ द फ्रैक्चर इज हील्ड, सो इट इज ए प्लान्ड ऑपरेशन देन। एंड इसमें रिकवरी का टाइम उतना नहीं होता जितना कि एक फ्रैक्चर की सर्जरी हुई तब आपने कब वेट डालना है, कितने दिनों में, ऐसे महीनों का रेस्ट नहीं होता। इम्प्लांट निकला उसके 1-2 हफ्ते के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर, क्या साइट था फ्रैक्चर का, वी आर एबल टू अलाउ पेशेंट वेट बेयरिंग एटलीस्ट 50% फ्रॉम नेक्स्ट डे विद सपोर्ट, और 2-3 हफ्ते के अंदर फुल वेट बेयरिंग। तो इम्प्लांट को निकालने से फायदा ये होता है कि जब तक उसके टूल्स अवेलेबल हैं, इट इज ईजी टू रिमूव। जितने साल पुराना हो जाता है उतना बॉडी में वो ग्रिप भी कर जाता है, इट्स नॉट दैट ईजी टू रिमूव एज ए सर्जन। सो वी रेकमेंड निकलवा लो, बट बहुत सारे पेशेंट नहीं भी निकलवाते। सो बाद में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। और हमें कैसे पता लगता है कि भाई ये इम्प्लांट हम निकालेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? सो जनरली ऐसा कोई ग्रेट इंडिकेशन नहीं होता, बट हमें पता है कि अगर आपको इम्प्लांट जो डला वो समझो 20 साल पहले डला और हमारे पास उस इम्प्लांट की लूजनिंग का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है एक्सरे के अंदर, एंड नाउ यू हैव सडनली डिसाइडेड कि इसको निकालना है मुझे, then I know that I can face problems in spite of using all the best techniques available. आजकल हमारे पास मेटल को कट करने वाली बर्स और इम्प्लांट्स भी होते हैं जो कि मेटल को एक्चुअली कट कर सकते हैं, बट फिर भी वी ऑलवेज गो इन विद ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पेशेंट एंड द सर्जन कि भाई मेरी बेस्ट कोशिश के बाद भी ये इम्प्लांट अंदर रह सकता है, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो वी टेक ए कंसेंट ऑफ द पेशेंट कि ठीक है नहीं निकलेगा तो इट्स ओके, बिकॉज कुछ पेशेंट्स में नहीं भी निकलता इम्प्लांट। मेरे 20 साल के करियर में 2 बार ऐसा हो चुका है कि
I actually went in with full inventory to remove that implant and I could not. And I had to tell the family कि implant नहीं निकला. So this is a practical possibility and all the orthopedic surgeons must have gone through this. So friends, I think implant को remove करना कुछ तो उसके medical indications होते हैं जब कर ही लेना चाहिए as you understood in this video, और कुछ patient dependent factors होते हैं which we have discussed in this video. I hope this video was useful to you and if you found it useful you can share it with other friends of yours जिनको कोई body में implantation हुआ है, fracture surgery हुई है, so that they can also learn from it. And for more such useful content, you can subscribe to my channel and you can follow me on Instagram at Dr. Pankaj Village Official. I'll see you in the next video now.